हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक साथी। आज की इस इनकम टैक्स रोज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स में सबसे बड़ी राहत, अब तक की सबसे बड़ी राहत गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे दी गई है। सीबीडीटी का एक नया सर्कुलर इशू किया गया है जहां पे आईटीआर वी की वेरिफिकेशन की ड्यू डेट सीबीडीटी ने कर दी है एक्सटेंड फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 2015-16 टू असेसमेंट ईयर 2019-20। तो आईटीआर वी वेरीफाई करवाना क्यों जरूरी है? आईटीआर वी एक्नॉलेजमेंट को अगर आप वेरीफाई नहीं करवाते हैं तो इनकम टैक्स में क्या पेनल्टीज, क्या प्रोसिक्यूशन है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और अगर आप इस ड्यू डेट के अंदर अपने आईटीआर वी यानी कि आईटीआर एक्नॉलेजमेंट को वेरीफाई करवाते हैं फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 15-16 टू 19-20, तो आपको क्या रिफंड जो आपका इसमें इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर बन रहा है तो आपको मिलेगा तो क्या इंटरेस्ट के साथ मिलेगा या बिना इंटरेस्ट के मिलेगा, कितने पीरियड के लिए आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, साथ में इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी अपडेट मिल सके। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल टेक साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट आप सभी को मिलते रहे। साथ में आप सब जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे जहां पे मैं इन वीडियोस की पीपीटी और पीडीएफ शेयर करती हूँ। और अगर आप चाहते हैं अपनी कोई स्पेसिफिक क्वेरी का रेजोल्यूशन तो आप सब जुड़ सकते हैं हमारी यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप पे, ले सकते हैं अपनी स्पेसिफिक क्वेरी का आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और चलते हैं इनकम टैक्स के सर्कुलर पे जो कि है सर्कुलर नंबर 13/2020 जो कि अभी अभी डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया है। आइए देखते हैं उस सर्कुलर के अंदर क्या लिखा गया है। जैसे कि आप सब स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये है सर्कुलर नंबर 13/2020 जो कि अभी अभी सीबीडीटी के द्वारा जारी किया गया है 13 जुलाई को। और इसके अंदर जो सब्जेक्ट रखा गया है वो आप सभी के लिए एक खुशखबरी है क्योंकि इसमें वन टाइम रिलैक्सेशन यहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया है। ये है वन टाइम रिलैक्सेशन फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ टैक्स रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 2015-16, 16-17, 17-18, 18-19 and 19-20 which are pending due to non-filing of ITR-V and processing of such returns। तो यानी कि जो रिटर्न का वेरिफिकेशन है वो आपका पेंडिंग था, आपकी नॉन फाइलिंग ऑफ ITR-V यानी कि जो ITR एक्नॉलेजमेंट है उसके लिए, उसकी वजह से आपके रिटर्न्स जो है प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पे पेंडिंग है। तो अब इसमें क्या लिखा गया है? इसमें फर्स्ट पैरा बोलता है इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न विच इज फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली। तो यहाँ पे आपके रिटर्न होने चाहिए फाइल इलेक्ट्रॉनिकली और विदाउट ए डिजिटल सिग्नेचर द टैक्स पेयर इज रिक्वायर्ड टू वेरीफाई it using any of the following method within the time limit of 120 days from the date of uploading ITR। यानी कि जिस दिन आप अपना रिटर्न फाइल कर देते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न को अपलोड कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, उसके 120 डेज के अंदर आपको जो है यहाँ पे इन छह मोड में से किसी एक मोड के द्वारा अपने रिटर्न को वेरीफाई करवाना होता है, आईटीआर एक्नॉलेजमेंट को वेरीफाई करवाना होता है। पहला मेथड है आधार ओटीपी, जो कि अगर आपका आधार लिंक्ड है आपके पैन के साथ तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपका ओटीपी आता है जो आधार पे रजिस्टर्ड है और उस ओटीपी के जरिए आप अपने आईटीआर को वेरीफाई करवा सकते हैं। साथ में है आपका नेट बैंकिंग के थ्रू आप जो है लॉगिन करके ई फाइलिंग पोर्टल पे आप जो है अपने रिटर्न को वेरीफाई करवा सकते हैं। ईवीसी जो कि आपके बैंक अकाउंट नंबर से आती है उससे भी अपने रिटर्न को वेरीफाई करवा सकते हैं। डीमेट अकाउंट से भी ईवीसी जनरेट करके आप जो है यहाँ पे अपने रिटर्न को वेरीफाई करवा सकते हैं। बैंक एटीएम से भी आप ईवीसी को जनरेट कर सकते हैं और इस ईवीसी के द्वारा अपनी रिटर्न को वेरीफाई करवा सकते हैं। अगर आप ऊपर दिए गए इन पांचों मोड्स में से किसी भी एक मोड से अगर आप इसमें अपने इनकम टैक्स रिटर्न को ई वेरीफाई नहीं करवाना चाहते हैं, आप उसे फिजिकली सेंड करना चाहते हैं, तो आप फिजिकल कॉपी जो कि ITR-V की है वो पोस्ट के थ्रू आपको भेजनी होती है सीपीसी बेंगलुरु को विद इन 120 डेज के अंदर। तो अब इसके अंदर सेकंड पैरा के अंदर जो इशू रेज हुआ है उसके लिए यहाँ पे बताया गया इन दिस रिगार्ड इट हैज बीन बॉट टू नोटिस द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि सीबीडीटी दैट a large number of electronically filed ITR still remain pending with the income tax department for want of receipt
of a valid ITR form, ITR-V at CPC Bangalore from the taxpayer concerned. In the law, consequences of non-filing of ITR-V within the time allowed is significant, as such return is or can be declared as non-east in the law. तो अब यहाँ पे क्या बताया गया कि बहुत सारे ऐसे टैक्स पेयर हैं जो अपने ITR-V को CPC बेंगलोर को नहीं भेजे हैं, तो टैक्स पेयर के एंड से वो पेंडिंग है। तो इस इशू को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए जो है CBDT ने यहाँ पे ये ऑर्डर जारी किया है। इसमें लिखा है कि अगर आप अपने ITR-V को फाइल नहीं करते हैं CPC बेंगलोर को या ई-वेरीफाई नहीं करवाते हैं, जो टाइम लिमिट यहाँ पे अलाउड है, तो उसके सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जिसमें आपका सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो है नॉन ईस्ट इन द लॉ, यानी कि जो रिटर्न जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा आपका। Thereafter, all the consequences of non-filing of income tax return as specified in Income Tax Act follows, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो भी यहाँ पे नॉन फाइलिंग पे साथ में अगर आप अपना रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है, तो काफी सारे कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो आपको फीस यहाँ पे करने पड़ सकते हैं। तो थर्ड पैरा के अंदर इसका सोल्यूशन बताया गया, जिसमें बताया गया इन दिस कंटेक्स्ट एज वन टाइम मेजर फॉर रिजॉल्विंग द ग्रीवियंस ऑफ द टैक्स पेयर, यानी कि ये वन टाइम मेजर है, एक बार ही आपको ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है डिपार्टमेंट की तरफ से एसोसिएटेड विद नॉन फाइलिंग ऑफ ITR-V फॉर अर्लियर असेसमेंट ईयर्स एंड टू रेगुलराइज such returns which have either became non-east or have remained pending due to non-filing of non-receipt of respective ITR-V form, the CBDT। तो यहाँ पे इनके लिए रिलैक्सेशन दी गई, चाहे वो एग्जिस्ट मतलब नॉन एग्जिस्टेंस मान लिया गया है उन रिटर्न्स को, या उन्हें जो है नॉन फाइलिंग की वजह से वो अभी तक पेंडिंग की स्टेट में है, तो उसके लिए CBDT ने सेक्शन 119 जिसके अंदर पावर एक्सरसाइज करते हुए ये ऑर्डर पास किया, ये सर्कुलर पास किया, और इसमें बताया इन केस ऑफ रिटर्न ऑफ असेसमेंट ईयर 1516 to 1920 which were uploaded electronically by the taxpayer within the time limit allowed under section 139 of the act and which remained incomplete due to non-submission of ITR-V form for the verification hereby permits such returns either by sending a duly signed physical copy of ITR-V to CPC Bangalore through speed post or through EVC OTP mode as listed in para 1 above. Such verification process must be completed by 30th सितंबर 2020। तो अब इसमें जो रिलैक्सेशन जो ड्यू डेट बताई गई है इस रिलैक्सेशन की, वो है लास्ट डेट आपकी 30 सितंबर 2020। इसमें अगर आपने अपनी ITR-V को भेजा नहीं है, आप फिजिकल कॉपी में भेजना चाहते हैं, तो CPC बेंगलुरु को आप यहाँ पे भेज सकते हैं स्पीड पोस्ट के थ्रू, या फिर EVC मोड OTP मोड के थ्रू जो है अपने रिटर्न को वेरीफाई करवा सकते हैं, नॉन सबमिशन को जो है सबमिट कर सकते हैं अपने ITR-V को। अब इस रिलैक्सेशन के लिए बताया गया, हाउएवर दिस रिलैक्सेशन शैल नॉट अप्लाई इन दोज केसेस वेयर द ड्यूरिंग इंटरवेनिंग पीरियड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज ऑलरेडी टेकन recourse to any other measure as specified in the act for ensuring the filing of tax return by the taxpayer concerned after the declaring the return as non-east, यानी कि उसको does not exist मान लिया गया है और ऑलरेडी डिपार्टमेंट की तरफ से जो है प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी गई है, यानी कि डिपार्टमेंट जो है अदर मेजर्स को ले चुका है जो कि एक्ट के अंदर डिफाइंड है उस टैक्स पेयर की अगेंस्ट में जिन्होंने अपना रिटर्न जो है वो फाइल तो कर दिया है बट ITR-V को सबमिट यहाँ पे नहीं किया है, तो उनके लिए ये रिलैक्सेशन जो है उन रिटर्न्स पे ये रिलैक्सेशन एप्लीकेबल नहीं होगी। उसके बाद CBDT ने ये भी बताया, CBDT also relax the time frame for issuing intimation as provided in the second provision to subsection 1 of section 143 of the act
and direct such returns shall be processed by 31st December 2020 and intimation of the processing such return shall be sent to the concerned taxpayer as laid down the procedure in refund cases while determining the interest. The provision of section 244A(2) ऑफ द एक्ट वुड अप्लाई। यानी कि सीबीडीटी ने बताया कि अगर आपका रिफंड का केसेस है तो उसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन उसके लिए सेक्शन 244A सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये सेक्शन क्या बोलता है वो आगे इस वीडियो में हम देखेंगे। और इसमें सीबीडीटी ने ये भी रिलैक्सेशन दी कि ये सारे रिटर्न जो है वो आपके प्रोसेस किए जाएंगे, आपको इंटीमेशन मिला जाएगा। वो कितनी दिनों में मिल जाएगा? आपको 31 दिसंबर 2020 से पहले ये सारे रिटर्न और इंटीमेशन आपको जो कंसर्न टैक्स पेयर हैं उनको यहाँ पे मिल जाएगा। साथ में इन केस द टैक्स पेयर कंसर्न डज नॉट गेट regularized by the furnishing a valid ITR verification ITR V or EVC OTP by 30 September 2020 necessary consequences as provided in the law for the non-filing of the return में follows। यानी कि इसके अंदर क्या बोला गया? इसके अंदर बोला गया कि अगर फिर भी अपना टैक्स पेयर जो है 30 सितंबर तक अपनी रिटर्न को रेगुलराइज नहीं करता है, अपने रिटर्न को फाइल नहीं करता है, तो उसके अगेंस्ट में जो है डिपार्टमेंट एक्शन लेगा कि उन्होंने अपना रिटर्न जो है वो फाइल क्यों नहीं किया। अब हम यहाँ पे ब्रीफली बात कर लेते हैं सेक्शन 244A सबसेक्शन 2, क्योंकि यहाँ पे रिफंड के भी बहुत सारे केसेस के टैक्स पेयर्स के मुझे कमेंट्स रिसीव होते हैं कि हमें रिफंड नहीं मिला है, रिफंड मिलेगा तो क्या इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। तो ये भी हम देख लेते हैं और देख लेते हैं कि आपको अगर इंटरेस्ट मिलेगा रिफंड पे तो कितना मिलेगा और कब तक के पीरियड का मिलेगा। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं सेक्शन 244A जो कि बात करता है इंटरेस्ट ऑन रिफंड। अब हमें यहाँ पे देखना है इसका सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 बोलता है इफ द प्रोसीडिंग रिजल्टिंग इन रिफंड, यानी कि जो प्रोसीडिंग प्रोसेस हुआ है आपका रिटर्न उसमें आपका रिफंड बनता है, आर डिलेड फॉर द रीजन अट्रीब्यूटेबल टू द असेसी और द डिडक्टर एज द केस में बी। यानी कि असेसी की वजह से आपका रिफंड जो है वो डिले हुआ है या आपके डिडक्टर की वजह से, तो आपका क्या होगा? वेदर द होली और इन पार्ट द पीरियड ऑफ द डिले सो एट्रीब्यूटेबल टू हिम, यानी कि जो असेसी की वजह से डिले हुआ है या डिडक्टर की वजह से जो डिले हुआ है शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पीरियड फॉर विच द इंटरेस्ट इज पेएबल अंडर सबसेक्शन 1, 1A, 1B and where the question is arised as the period to be excluded, it shall be decided by principal chief commissioner and chief commissioner or principal commissioner and commissioner whose decision thereon shall be final। यानी कि ये सारे पर्सन जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, चाहे वो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर हो, चीफ कमिश्नर हो या प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर हो, उनके डिसीजन पे यहाँ पे कितना पीरियड एक्सक्लूड किया जाएगा वो आपका डिसाइड किया जाएगा और उस एक्सक्लूडेड पीरियड के अलावा जितना पीरियड का आपका रिफंड बनता है उस पे आपको इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे अलाउ होगा। तो आशा है आपको ये सर्कुलर नंबर 13/2020 समझ में आ चुका है और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने और भी फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल टेक साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट मिल सके आपको। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे अपडेटेड। जय हिंद, जय भारत।